हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पहला पार्ट पढ़ लिया है, जो कि क्लास 9 के साइंस का चैप्टर है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज आशुतोष लाल। आई एम a DSG Science from Kendriya Vidyalaya, Etawah, and our topic of discussion is improvement of food resources in agricultural field। एग्रीकल्चरल फील्ड में फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों है, इस पे हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव नाउ। तो कंटेंट हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है। हमने इंट्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैन्योर तक और कंपोस्ट तक पढ़ लिया था। हमारा अगला टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। ओके, तो नाउ लेट अस मूव टू द फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर का यूज हम सभी जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फर्टिलाइजर केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं और लैब में तैयार किए जाते हैं अलग अलग केमिकल्स की सहायता से, और ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। बट इनका एक्सेसिव यूज होना नहीं चाहिए। अगर इनका एक्सेसिव यूज होता है तो फिर इससे क्या हो जाता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है, और ज्यादा एसिडिक मिट्टी जो हो जाएगी वो अल्टीमेटली बैरन हो जाएगी, उसमें कोई भी अनाज नहीं होगा या क्रॉप यील्ड बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स जैसे दिए गए हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, लाइमस्टोन हो गया, रॉक फॉस्फेट्स हो गया। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो तैयार किए जाते हैं लैब्स में केमिकल्स की सहायता से, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, इस तरह के कई सारे फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कमी है, किस तरह की मिनरल की कमी है आपके सॉइल में, उस तरह का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बट उसका एक्सेसिव यूज नहीं करना है। फर्टिलाइजर के फीचर्स क्या है, फायदे क्या है? फर्टिलाइजर जो है हमको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट और बहुत सारे तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल में, और सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल से फिर हमारे प्लांट्स रूट्स एयर के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फुल ग्रोथ करते हैं। और जब प्लांट का अच्छे से ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली यील्ड जो होगा अच्छा होता है ना, पैदावार अच्छी होती है। हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड। और चूंकि ये फर्टिलाइजर थोड़े से ज्यादा न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, ये थोड़े महंगे मिलते हैं, तो कॉस्ट इस पे ज्यादा लगता है, लेकिन इसका फायदा भी होता है, यील्ड भी उतना ही अच्छा मिलता है। ओके, नाउ इरिगेशन। तो हमने समझ लिया पिछले टॉपिक्स में कि इस तरह से न्यूट्रिएंट को हमको प्रोवाइड करना है सॉइल में ताकि हमारा क्रॉप यील्ड अच्छा हो, जैसे मैन्योर ऐड करना या फर्टिलाइजर ऐड करना। फर्टिलाइजर चूंकि थोड़े से इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उनका लिमिटेड अमाउंट यूज करना है, एक्सेसिव नहीं, अदरवाइज वो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है इरिगेशन। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन बहुत जरूरी होता है। पौधों को पानी अगर नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ नहीं हो जाएगा। अगर आप कितना भी मिनरल देना है, कुछ भी डालना डाल दीजिए, जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि प्लांट का मोस्ट ऑफ द बॉडी का जो प्लांट बॉडी का वेट होता है वो वाटर से कवर्ड रहता है, यानी वाटर उसमें ज्यादा होता है। तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है या प्रोसेस है, जिसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा। पौधों को रेगुलर टाइम पे पानी देना पड़ेगा, तभी उनका ग्रोथ अच्छे से होगा। ठीक है, और इरिगेशन के कई सारे मेथड्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे वेल्स। वेल्स में भी दो तरह के मेथड्स हैं। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल यानी जमीन के अंदर से पानी निकालेंगे पंप की सहायता से, उसको ट्यूब की सहायता से खेतों में पानी प्रोवाइड करेंगे। डगवेल यानी कुएं जैसा एक गड्ढा खोदेंगे काफी गहरा, और उससे जो पानी निकलेगा उसको फिर हम लोग पंप की सहायता से खेतों में डालेंगे। तो ये दो तरह के वेल होते हैं, ट्यूबवेल, डगवेल। फिर कैनाल सिस्टम है, यहाँ पे आप कैनाल देख रहे हैं, है ना। कैनाल सिस्टम नहर जैसा रहता है, जिसको नहर बोलते हैं हिंदी में। तो इससे भी पानी ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग खेतों में। इसके कई सारे ब्रांचेस किए जाते हैं और अलग आसपास के खेतों में पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर टैंक होता है। छोटे जो खेत हैं छोटे छोटे, उसमें थोड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, तो वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है टैंक्स में, और टैंक से फिर वो पानी प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है खेतों में। ठीक है, ये छोटे खेतों की बात हो रही है। और बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े फार्म लैंड में टैंक से पानी से मतलब सफिशिएंट नहीं रहेगा, उसको और वाटर चाहता है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा मेथड है, जिससे बारिश के पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। उसको हम लोग अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा करके उसको इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, और ये हमारा ट्यूबवेल सिस्टम है। ठीक, इस तरह से इरिगेशन के कई सारे मेथड हैं। आजकल तो लेटेस्ट मेथड आ गए हैं, स्प्रिंकलर मेथड आ गया है ना।
स्प्रिंकलर मेथड्स हैं और ड्रिप इरिगेशन मेथड है जो वाटर का वेस्टेज बचाते हैं और अच्छी मात्रा में पानी को पौधों की जड़ों तक, क्रॉप्स के रूट्स तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि क्रॉप किस तरह से फार्मर्स उगाते हैं और किस तरह से उगाकर क्रॉप को अच्छा पैदावार गेन कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न आते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न है। अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे या कोई भी फार्मर फॉलो करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, यानी अच्छा खासा उपज मिलेगा। पहला है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है एक साथ एक ही खेत में, एक ही फार्म लैंड में 2 या 2 से ज्यादा तरह के क्रॉप्स उगाए जाना। ठीक है, और वो भी किसी भी इरेगुलर पैटर्न में, कोई इसका पार्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जैसे गेहूं के साथ चना या गेहूं के साथ मस्टर्ड यानी व्हीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंड नट मूंगफली के साथ सनफ्लावर को मिक्स करके एक खेत में उगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि 2 तरह के प्लांट रहेंगे तो न्यूट्रिएंट और मिनरल का बैलेंस मिट्टी में बना रहेगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्स क्रॉपिंग, यानी एक साथ 2 तरह के या 2 से ज्यादा तरह के क्रॉप्स को उगाना एक ही फील्ड में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में इंटर क्रॉपिंग। अब ये इंटर क्रॉपिंग क्या है? देखिए, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है इसमें भी एक साथ 2 या 2 से ज्यादा तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न में। पिछले केस में जो मिक्स क्रॉपिंग था वहां पे कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन यहाँ पे पैटर्न है रो वाइज। देखिए, खेतों में कई सारे रो रहते हैं, तो एक रो में एक तरह का प्लांट, एक तरह का क्रॉप, दूसरे रो में दूसरे तरह का क्रॉप, इस तरह से 3-4 तरह के आप क्रॉप एक फील्ड में, एक खेत में उगा सकते हैं। और उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी डेफिनेटली अच्छी होगी और हर एक प्लांट की अपनी एक फर्टिलाइजर की या न्यूट्रिएंट की डिमांड होगी। तो हर रो में हमको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे, है ना, या फिर वो सॉइल से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट देगा। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट और मिनरल का बैलेंस भी बना रहेगा और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ये नहीं कि जब हम लोग एक ही तरह का क्रॉप कई बार उगाते हैं एक ही लैंड पे, तो उससे क्या होता है, एक तरह पार्टिकुलर टाइप का जो मिनरल होता है उसकी कमी हो जाती है मिट्टी में। बट कई सारे तरह के क्रॉप को एक पार्टिकुलर पैटर्न में उगाएंगे तो मिट्टी में से जो है मिनरल का बैलेंस बना रहेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक, ठीक है। इसके एग्जांपल है इंटर क्रॉपिंग के, सोयाबीन के साथ मेज मिक्स करके उगाया जा सकता है इंटर क्रॉपिंग पैटर्न में, रो वाइज, एक रो में सोयाबीन, एक रो में मेज, या फिर फिंगर मिलेट्स एंड काउपी, इन दोनों को इंटर क्रॉपिंग करके उगाया जा सकता है। ओके, अगला हमारा है क्रॉपिंग पैटर्न, तीसरा टाइप है क्रॉप रोटेशन। In this cropping method, different types of crops are chosen and irrigated on the same piece of land sequentially. ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक जो 1 ईयर होता है 365 डेज का, जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, हर क्वार्टर में किसान कर सकता है कि एक क्वार्टर में एक तरह का अनाज उगाएगा, दूसरे क्वार्टर में दूसरे तरह का अनाज, तीसरे क्वार्टर में तीसरे तरह का। जैसे यहाँ मान लीजिए पहले क्वार्टर में या पहले ईयर में उसने बार्ली उगाया, दूसरे ईयर में व्हीट, फिर तीसरे ईयर में पोटैटो, चौथे ईयर में माल्ट बार्ली। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जब क्रॉप एक ही फील्ड में किसान अलग अलग टाइम पे उगाएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, सॉइल का जो मिनरल बैलेंस है वो बना रहेगा और सॉइल और अच्छा क्वालिटी का हो जाएगा और उसमें क्रॉप यील्ड भी या फसल की जो उपज होगी वो भी काफी अच्छी होगी। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन भी एक अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न है क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्चुअली में इसका नाम होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक ना। फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। देखिए, क्रॉप को प्रोड्यूस, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है ना, लेकिन उसको मैनेज कैसे करेंगे? अगर उसको सही से मैनेज नहीं करेंगे तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, यानी उसको प्रोटेक्शन भी देना है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करना सही तरीके से, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्रॉप में बहुत सारी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, है ना, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो हम लोग सीड्स में मिक्स होकर आ जाते हैं, है ना, या इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, तो उनको हम लोग को हटाना पड़ता है ताकि हमारा क्रॉप डिजीज फ्री हो जाए और अच्छे से ग्रो करे। जब प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, डिजीज फ्री रहेगा, तभी जाकर
उसका फुल ग्रोथ होगा, फुल ग्रोथ होगा तो अच्छी यील्ड देगा। ठीक है, जैसे अनवांटेड प्लांट्स है उनको वीड्स बोलते हैं, उनको हम लोग मैनुअली किसी टूल वगैरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। या फिर कुछ केमिकल्स आते हैं वीडीसाइड, उनका छिड़काव करेंगे तो वो वीड्स को किल कर देते हैं, हमारे क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। सिमिलरली जो छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड आता है, उसका छिड़काव किया जाता है ताकि हमारे क्रॉप लगातार ग्रो करता जाए और कोई भी इंटरवेनेंस या कोई भी इंटरफेरेंस किसी भी इंसेक्ट या किसी भी पेस्ट के द्वारा ना हो। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी होंगी, तभी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से मैनेज हो पाएगा और अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल पाएगी। ओके, यहाँ पे एक टर्म है प्लांट थ्रेशोल्ड। प्लांट थ्रेशोल्ड का मतलब है, देखिए इस पिक्चर में एक छोटा सा कीड़ा है एक पौधे पर, एक हमारे अनाज के पौधे पर। इस पिक्चर में कई सारे कीड़े हैं एक पौधे पर। इसका मतलब है एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक अगर छोटे मोटे कुछ, मतलब ओपन एयर में हमारा खेत रहता है तो छोटे मोटे कीड़े थोड़े बड़े रहेंगे, है ना, उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी एक लिमिट से ज्यादा उनका संख्या बढ़ गया तो हमारे क्रॉप को वो हार्म करते हैं। तो जब वो लिमिट क्रॉस होता है, बहुत ज्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तब हमको उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, पेस्टिसाइड और वीडीसाइड का छिड़काव करना पड़ता है ताकि हमारा क्रॉप प्रोटेक्टेड रहे और अच्छा यील्ड दे। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अनाज, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अनाज का हमको स्टोरेज करना है। ठीक है, जो अनाज हमारा हार्वेस्टिंग के बाद फसल पक गया, हार्वेस्ट के लिए उसको काट लिए, उसको स्टोर करना है, इस तरह से स्टोर करना है कि वो खराब हो, है ना। तो उसमें कई सारे फैक्टर हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना होगा, अदरवाइज हमारा क्रॉप बर्बाद हो सकता है। जैसे कि इंसेक्ट, फंगी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, माइट्स, इन सब से हमको बचाना है अपने अनाज को। ठीक है, तो इस तरह से कंटेनर में पैक करके रखना है ताकि इन चीजों के पास भी न रहे वो। एबायोटिक फैक्टर्स, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, मॉइस्चर से भी बचाना है, मॉइस्चर से फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, खराब हो सकता है, सड़ सकता है हमारा अनाज रखे रखे। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है। अनाज को हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको सनलाइट में अच्छे से सुखा देना चाहिए, उसमें जितना भी मॉइस्चर है उसको सुखाने के बाद ही उसको स्टोर हाउस में रखना चाहिए। स्टोर हाउस में प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, फ्यूमिगेशन करना चाहिए, यानी पेस्टिसाइड का छिड़काव टाइम टू टाइम करना चाहिए, फंगीसाइड का छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो स्टोर्ड है हमारा अनाज सिलोस में या स्टोरेज हाउस में, वो कहीं से भी खराब ना होता रहे, उसका रेगुलर चेकिंग होते रहना चाहिए। इस तरह से हम लोग अपने जो हार्वेस्टेड ग्रेन है उसको स्टोर कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड रख सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक यूज किया जा सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन। पशुपालन भी कृषि या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का एक अभिन्न हिस्सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको भी जानना हमको जरूरी है। ओके, चलिए, तो एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, raising the livestock in a controlled selective environment by providing with the right care so that दे कैन स्टे हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग जानवरों को पालतू बनाते हैं, पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं कंट्रोल्ड वे में, उनको अच्छे से केयर करते हैं, उनकी बीमारी से दूर रखते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, मतलब उनके आसपास जहाँ भी रखा जाता है उसको साफ सफाई रखेंगे, तभी हमारा जंतु स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहेगा तो अच्छा प्रोडक्ट देगा, चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, एग हो या कुछ भी हो। तो इसलिए ये सब सारी चीजें ध्यान देने वाली है। एनिमल हस्बेंड्री में हमको जानवर का, पशु का अच्छे से ख्याल रखना है, तभी हमको आउटपुट अच्छा मिलेगा। ठीक है, देयर इज नीड टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन बिकॉज पॉपुलेशन इन इंडिया। हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, कि लाइफ स्टॉक के प्रोडक्शन को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अनाज के प्रोडक्शन को तो इम्प्रूव करने के कई सारे मेथड हमने देखे ही, लेकिन यहाँ पर एनिमल के या लाइफ स्टॉक हमारे जो है मवेशी हैं, उनके भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमको ज्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी का एग, मिल्क, मीट एक्सेट्रा मिल सकता है। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग बात करेंगे कैटल फार्मिंग, यानी मवेशियों की, जो जंतु हम लोग पालते हैं, दुधारू जानवरों को पालते हैं दूध के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो कैटल फार्मिंग से हम लोग को दूध मिलता है ना, और कुछ एनिमल मिलते हैं ड्रॉट लेबर के लिए। ड्रॉट लेबर का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनका यूज हम लोग इरिगेशन में कर सकते हैं, खेत को जोतने के लिए, हल को जो खींचता है बैल, या बैलगाड़ी खींचने के लिए जो मजबूत जानवर होते हैं उनको ड्रॉट लेबर्स या ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जो दूध के लिए पाले जाते हैं, केवल मेनली पर्पज होता है उनसे मिल्क प्राप्त किया जाए, उनको मिल्च एनिमल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये गाय का एक तबेला है जहाँ पे
ढेर सारी गायें हैं और वो खाना खा रही हैं, है ना, अपना फॉडर क्रॉप ईट कर रही है। तो दो तरह के एनिमल होते हैं, मिल्च एनिमल और ड्रॉट एनिमल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। हाँ, तो अब ये जंतु जो है इनको दूध के लिए पाला जाता है। जो कैटल हम लोग रखते हैं, गाय बकरी भैंस, तो इनके में मिल्क का प्रोडक्शन कितना अच्छा हो सकता है ना, मिल्क का प्रोडक्शन कितना अच्छा हो सकता है इसको हमको देखना है और उसको इम्प्रूव करना है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी एनहांस्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल। तो मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, अच्छी मात्रा में हो, इसके लिए हमको लैक्टेशन पीरियड, जो दूध देने का उनका समय और बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चेंजेस किए जाते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हो, है ना। इसके लिए क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स। और इसके लिए सबसे कॉमन मेथड है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब जो देसी कुछ नस्लें हैं गाय की या हमारे मवेशियों की, गाय भैंस की या बकरी की, उनको विदेशी नस्लों से ब्रीड कराया जाता है, क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। और उससे जो नई प्रजाति निकलती है, नया बच्चा जो होता है गाय भैंस का, वो जब बड़ा होता है तो उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है और उसमें बीमारियां भी नहीं होती है। बीमारी को लड़ने की क्षमता भी होती है और अच्छा खासा दूध भी देती है ऐसी मवेशी, है ना। शेल्टर ऑफ द कैटल शुड बी कीप केप्ट नीट एंड क्लीन इन ऑर्डर टू कीप कैटल हेल्दी। तो ये चीजें ध्यान देनी है, क्रॉस ब्रीडिंग कराना है और साथ ही साथ जहां जंतु को हम लोग रखते हैं उसका शेल्टर साफ सुथरा रखना है, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ओके, तब जाकर मिल्क प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा कैटल्स का। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल। अब ये जो देने वाले एनिमल हैं जिनको हम लोग दूध के लिए पालते हैं, उनको क्या क्या जरूरत होती है, उनकी जरूरत का भी हमको ख्याल रखना है। आखिर हम उनसे दूध ले रहे हैं तो उनको कुछ देना भी पड़ेगा, वो ऐसे तो देंगे नहीं, उनको खाने पीने का ध्यान भी रखना पड़ेगा जंतुओं का। तो क्या दें उनको, एक हेल्दी डाइट दें, उनको हेल्दी रखें, उनका साफ सफाई रखें जहाँ पे रख रहे हैं, और फूड दैट इज नीडेड इन द लैक्टेशन पीरियड। और जब दूध दूध देने का जब गाय का समय हो, गाय भैंस जो भी हमारे मवेशी हैं, तो उसको किस तरह के फूड देने चाहिए ताकि वो अच्छा मात्रा में दूध दे, उन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली क्या चीजें खिलाई जा सकती हैं जंतुओं को, अपने मवेशियों को जो दूध देने के लिए हम लोग पालते हैं, रफेज, जिसमें फाइबर ढेर सारा होता है, कॉन्सेंट्रेट में फाइबर कम होता है और बहुत सारी न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी चीजों को खिलाना चाहिए। फूड एडिटिव, उसके साथ साथ कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए उन जंतुओं के खाने में, है ना, फूड एडिटिव के रूप में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या होता है उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री में दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन। मुर्गी पालन यानी जो हम लोग हेन्स, कॉक्स, इस तरह के जंतु या बर्ड्स को पालते हैं उनके अंडे के लिए या उनके मीट के लिए, तो उसको मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। ठीक, तो पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग अलग अलग तरह के बर्ड्स को पालते हैं, जैसे कि चिकन, डक, गूज, पिजन, टर्की, इस तरह के कई सारे एनिमल्स, कई सारे बर्ड्स एक्चुअली। तो इनको पालने का मकसद क्या होता है, इनका मेन एम क्या है, हम लोग क्यों पालते हैं इनको, इनको पालते हैं इसलिए ताकि हमको इनसे अंडे मिले, है ना, और इनसे हमको मीट मिले, है ना। इनके मीट के लिए भी इनकी बहुत डिमांड होती है और इनसे अंडे मिले, ये दोनों ही न्यूट्रिएंट के अच्छे सोर्स हैं। तो हमको पोल्ट्री फार्मिंग करनी पड़ती है, लोग मुर्गी पालन करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लिया जाए, जो हमारी देसी नस्लें हैं मुर्गी की, वो है असील और बुरोसा नाम की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे पिक्चर्स भी है इसके, इसको पिक्चर्स को भी आप देख पा रहे होंगे। ये असील है, ये देसी नस्ल है यानी हमारे इंडिया की है। बुरोसा नाम की भी नस्ल होती है। फॉरेन ब्रीड विदेशी नस्ल क्या है, लेगहॉर्न, यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा मुर्गा टाइप का दिख रहा है, व्हाइट कलर का, और ब्लैक मिनोरका, इस तरह के जो विदेशी प्रजाति हैं उनकी जो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर भी जैसे कैटल फार्मिंग में किया जा रहा था, यहाँ पर भी क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, विदेशी प्रजाति से देसी प्रजाति का ब्रीडिंग कराते हैं, तो उससे जो नए बच्चे पैदा होते हैं इन बर्ड्स के, उनसे हमको मीट और एग्स जो मिलती है अच्छी क्वालिटी की मिलती है, ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो और क्या फायदा होता है कि इनसे बहुत सारे चिकन या चिक्स पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे इनके पैदा होते हैं, तो उससे और फायदा होगा, और ज्यादा अंडे हमको मिलेंगे। और ये हाई टेम्परेचर पे अच्छे नॉर्मल रहते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती और इनको सस्ते भोजन दिए जाएंगे तो उसमें भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस तरह की खासियत है
पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग की अगर मेन एम की बात की जाए तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जस्ट अभी कि हाँ कि इनको एग्स और ब्रॉयलर के लिए पाला जाता है। एग मतलब अंडे के लिए, एंड अंडा जो है अच्छा प्रोटीन का फैट का सोर्स है ना, बहुत सारे लोग डाइट में लेते हैं खाते हैं। ब्रॉयलर मीन्स इसके मीट के लिए, जो चिकन चिकन के लिए। तो कुछ जो मुर्गियां होती हैं या मुर्गे होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको अंडे के लिए केवल पाला जाता है, उनके अंडे को खाने के लिए या बेचने के लिए, ठीक है। और कुछ को ब्रॉयलर के लिए पाला जाता है, यानी केवल उनको पाला जाता है, उनको बड़ा किया जाता है केवल उनके मीट के लिए, ठीक है। क्योंकि वो इस तरह के क्वालिटी के होते हैं कि बड़े साइज की हो जाती है, ज्यादा उनमें मांस होता है, तो उनको बेचकर मीट में ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो दो तरह का इसमें बिजनेस होता है पोल्ट्री फार्मिंग है, एग एग प्रोडक्शन के लिए और ब्रॉयलर। एग मतलब अंडे के लिए, ब्रॉयलर मतलब मीट के लिए। तो ब्रॉयलर चिकन दे नीड डाइट विद हाई क्वालिटी विटामिन ए एंड के। तो जो मीट के लिए हम लोग चिकन को पालते हैं, मुर्गियों को पालते हैं, उनको खाने में अच्छी चीजें हमको देनी पड़ेगी, विटामिन ए के देना पड़ेगा, प्रोटीन देना पड़ेगा, फैट देना पड़ेगा, तब जाकर वो उनका वेट बढ़ेगा और उसमें उनके बॉडी में अच्छा खासा मांस बनेगा। दे नीड स्पेशल केयर टू मेंटेन फिदरिंग एंड अवॉइडिंग डेथ। उनको अच्छा से केयर करना है, उनको साफ सफाई रखना है ताकि वो मर न जाए, उनमें इन्फेक्शन ना फैले, है ना। प्रॉपर हाइजीन का ध्यान देना है, जैसे बाकी जंतुओं को रखते हुए दिया जाता है वैसे इनको भी हाइजीन का पूरा ध्यान देना है। डिजीज कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे कि रेगुलर साफ सफाई करना है और फंगीसाइड डिसइंफेक्ट करना है, जहाँ पे जंतु रखे जाते हैं डेली उसकी साफ सफाई करनी है ताकि इनको कोई बीमारी ना हो और एक एक जंतु से बीमारी दूसरे में ना फैले, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह के बारे में आप सुनते होंगे। तो इन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एग प्रोडक्शन है या ब्रॉयलर प्रोडक्शन है अच्छी हो पाएगा। और टाइम टू टाइम इनका वैक्सीनेशन भी किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में, जो हमारे बर्ड्स है, ताकि वो स्वस्थ रहे और अच्छा प्रोडक्टिविटी दे, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिश प्रोडक्शन, ठीक है। फिश प्रोडक्शन, फिशरी जिसको हम लोग फिशरीज भी बोलते हैं। तो मछली पालन, मछली पालन भी एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है, पशुपालन में ही आता है। और इसमें फिश के भी कई सारे प्रकार हैं, कुछ नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, मतलब नॉर्मल जो जाल से पकड़ते हैं, कैप्चर फिशिंग नेचुरल सोर्स फ्रॉम फिश फार्मिंग। तो एक तो होता है कि कोई जो मछली के व्यापार में लगे रहते हैं लोग, वो समुद्र में नदी में जाकर जाल से मछली पकड़ते हैं। और एक तो होता है वो अपने घर के आसपास तालाब में ही वो मछली को पालते हैं, उसको पैदा करते हैं, मतलब उसका ब्रीडिंग कराते हैं आसपास के तालाब में। तो दो तरह की फिशिंग या फिशरीज होती है, तो कैप्चर फिशिंग पकड़ के लाना और उसको बेचना मार्केट में, दूसरा है कल्चर फिशिंग यानी उसको पालना छोटे मोटे तालाब में और उसी से फिर उसका बिजनेस करना, है ना। और फिश का बिजनेस मेनली उसके मीट के लिए किया जाता है, उसके मांस के लिए किया जाता है। मेरीन फिशरीज तो कई सारे तरह की फिशरीज हैं, क्योंकि फिश जो है कई कई वैरायटी की मिलती है, कुछ साफ पानी की मिलती है, कुछ समुद्री पानी की मिलती है। तो मरीन फिशरीज यानी समुद्री खारे पानी में जो मिलने वाली फिश है उनको, तो उनको पकड़ने के लिए अलग तरह के फिश नेट्स और बहुत सारे मशीन यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मरीन में फिश को पकड़ना इतना आसान मेथड नहीं है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी कैप्चर्ड एट अ टाइम थ्रू मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर एक टेक्निक है जिससे बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा जा सकता है समुद्र से, तो उसको मैरीकल्चर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है मरीन फिश की जो समुद्र में पाई जाती है खारे पानी में, ट्यूना फिश, बॉम्बे डक, प्रॉन्स एंड मेनी मोर आर देयर। इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज का मतलब जो तालाब पोखरे में रिवर्स में छोटे झील वगैरह में मछलियां होती हैं पकड़ी जाती हैं, उनको पकड़ते हैं लोग, कैप्चर करते हैं, उनको इनलैंड फिशरीज के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है ना। वो इनलैंड फिश है। दे मेन द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशरीज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। तो ये जो इनलैंड फिशरीज हैं इनका मेन सोर्स कहाँ है? साफ पानी, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब खारा पानी, लेकिन इतना खारा नहीं जितना समुद्र जैसा, थोड़ा फ्रेश वाटर से हल्का सा नमकीन होता है, बट ओशियन या सी वाटर जितना खारा नहीं होता है, ठीक है। The yield is not as high in the source, hence large number of fishes are captured through aquaculture। तो इसमें yield जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए इसमें ज्यादा संख्या में मछलियों को पकड़ा जाता है। जो हमारे इनलैंड फिशरीज है, जो पोखरे तालाब नदी झील से पाई जाती है, उसमें ज्यादा संख्या में मछलियों को पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है, इनका फिर सेलिंग किया जाता है, क्योंकि इनमें yield थोड़ा सा कम मिलता है इस वजह से। एग्जाम्पल इसके हैं इनलैंड फिशरीज के, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, जैसे कतला, कतला फिश है,
सिल्वर कार्प है, रोहू है, ग्रास कार्प है, मृगल है, कॉमन कार्प है। इस तरह की कई सारी फिश की वैरायटीज हमको मिलती है मैरीन फिशरीज में और इनलैंड फिशरीज में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, दैट इज बी कीपिंग। बी कीपिंग, ओके। बी कीपिंग या जिसको हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं, यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय क्यों होता है, बिजनेस क्यों होता है, हम सभी जानते हैं, है ना। इसमें मेन हनी के लिए हम लोग, जो शहद का बहुत ज्यादा डिमांड है, कई सारे फूड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिसको एपेरीज बोलते हैं। जैसे खेत में अनाज उगाया जाता है तो उसको फार्म लैंड बोलते हैं, ऐसे ही जहाँ पे मधुमक्खी को पाला जाता है उसको एपियरीज बोलते हैं या बी फार्म बोलते हैं। ठीक है, मैनी फार्मर परफॉर्म बी कीपिंग एज मीन ऑफ जनरेटिंग एडिशनल इनकम। कुछ किसान जो होते हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं, अनाज भी उगाते हैं, साथ ही साथ कुछ खाली टाइम में जब उनका खेत खाली रहता है तो उस समय वो एपियरी या बी कीपिंग भी करते हैं, एपीकल्चर भी करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं। और मधुमक्खी पालन से हमारा एम क्या रहता है कि हनी मिले, अच्छी मात्रा में मिले, है ना। बी फार्मिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत ही मतलब सस्ता मेथड है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत सारे किसान इसको कर पाते हैं। दे ऑल्सो जनरेट वैक्स अलॉन्ग विथ हनी, तो हनी के साथ साथ वैक्स भी मिलता है, ये एडवांटेज रहता है। बी यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, कौन कौन से बी की प्रजातियां हैं जो जनरली यूज की जाती हैं हनी के प्रोडक्शन के लिए, शहद बनाने के लिए। जैसे इंडियन वैरायटी है एपिस सेराना इंडिका, ठीक है। दूसरा है एपिस डॉर्सेटा, जिसको रॉक बी बोलते हैं। फिर एपिस फ्लोरी द लिटिल बी, और एपिस मेलिफेरा इटालियन वैरायटी ऑफ बी, ये इटली की प्रजाति है बी की। तो इस तरह से कुछ इंडियन वैरायटी, कुछ अलग तरह की मधुमक्खी की प्रजातियां होती हैं जिनसे अलग अलग मात्रा में अच्छी क्वालिटी के, अलग अलग क्वालिटी की शहद प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं एपीकल्चर कोई किसान कर रहा है, और ये वो मधुमक्खियों का पूरा झुंड वहां पर लगा पड़ा है जो शहद इकट्ठा कर रही है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द हनी, तो देखिए कई सारी मधुमक्खी की प्रजातियां होती हैं, लेकिन उसमें इटालियन जो प्रजाति होती है मधुमक्खी की, वो सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा मात्रा में हनी बनाने में हेल्प करती है। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, इसलिए इटालियन बी जो है, ये इटली की प्रजाति है मधुमक्खी की, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। दे डू नॉट स्टिंग मच, ये ज्यादा काटती वाटती नहीं है, केवल ये पौधों से रस लेती है, उससे पॉलन ग्रेन्स लेती है और उससे शहद बनाती है, बस यही काम करती है, काटती नहीं है, डंक नहीं मारती है। द ब्रीडिंग पीरियड इन इटालियन बी इज लॉन्ग, इनमें ब्रीडिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, ये जब अपने बच्चे पैदा करती है तो इसमें काफी समय लगता है। फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी, अब क्या क्या फैक्टर्स है जिससे हनी की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसको देख लेते हैं। अराउंड विद द चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बी स्पीसीज, फ्लावर डिसाइड द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेस्ट ऑफ द हनी प्रोडक्ट। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जैसे इटालियन बी जो है बहुत अच्छा होता है, इससे अच्छी क्वालिटी का हनी मिलता है, ज्यादा मात्रा मिलता है। लेकिन केवल बी के सिलेक्शन से बात नहीं होगा, किस तरह का फ्लावर है, किस तरह के फ्लावर का खेत है जिसपे मधुमक्खी जाके बैठ रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो हमारा शहद बन रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होगी, है ना। तो फ्लावर पे भी, टाइप ऑफ फ्लावर कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है, केवल बी पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है देयर शुड आल्सो बी इनफ पास्चरेज और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू द बी सो दैट दे कैन कलेक्ट इनफ नेक्टर एंड पॉलन। तो जहां भी मधुमक्खी पालन किया जाएगा उसके आसपास के कई सारे बड़े क्षेत्र में फ्लावर्स होने चाहिए, यानी फ्लावर की खेती होनी चाहिए, तब जाकर इनको फूड मिलेगा, मधुमक्खियों को पॉलन ग्रेन नेक्टर मिलेगा, वहां से वो रस निकालेंगी और फिर हनी बनाएंगी, है ना। तो ये प्रॉपर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तभी एक अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा मात्रा में हनी प्रोड्यूस किया जा सकेगा। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है इनसाइट साइंस क्लासेस के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर साइंस से रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो आप जरूर मैसेज करें। और दैट्स ऑल, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।